हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 2 नवंबर, तो 2 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे जिसके अंदर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पर्सन एंड न्यूज़ एंड इससे रिलेटेड खबरें देखते हैं जिससे आपके एग्जाम के जो भी पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट किए जा सकें। अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स, पॉलिटी है ना, इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो करंट के हॉट टॉपिक्स हैं तो वो आपके कंप्लीट कराए जा सके। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसके अंदर हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आ जाइए। अब देखिए, पहली खबर है यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड से ये क्यों है न्यूज़ में, तो यहाँ पे आप ये देखिए, आपको ये फिगर दिखाई दे रहे होंगे 2। ठीक है, तो इसमें आप देखिए बीजेपी को तो फंडिंग हुई है 5,271 करोड़ रुपए की। ठीक है, और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस, उसको 952 करोड़ रुपए की, बीजेडी को 622 करोड़ रुपए की, डीएमके को 432 करोड़ रुपए की, एंड ऐसे ही अदर पॉलिटिकल पार्टीज को कम फंडिंग हुई है। ठीक है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं जो फंडिंग हो रही है उसमें पार्शलिटी की जा रही है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर तो ज़्यादा फंडिंग की जा रही है और जो अदर गवर्नमेंट है उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, कौन देते हैं? कॉर्पोरेट्स फर्म्स देती हैं कि जिससे वो अपना बिजनेस ईजी वे में रन कर सकें। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, अब ये अदर पॉलिटिकल पार्टी क्यों इशू उठा रही है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं इनको क्या है, ट्रैक किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक्स फर्म है कोई, ठीक है, अब उसको क्या है, फंडिंग करनी है डीएमके को, है ना, तो ये क्या है, जो बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं, ये डिनोमिनेशन खरीदे जा सकते हैं 1000 के मल्टीप्लाई में। 1000 रुपये से लेकर आप इन्हें 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीद सकते हैं। हालांकि 1000 के मल्टीपल में जैसे 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे इनको खरीद सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए के ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, अब वो देना चाहता है डीएमके को और इसका बिजनेस चल रहा है एक्स का अच्छा खासा। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स को देना चाहता है पर इसको पता है कि अगर इसने ये डीएमके को दे दिया और बीजेपी ने ट्रैक कर लिया कि मैंने ऐसे से 1000 करोड़ रुपए इसको दिए हैं, ठीक है, डीएमके को, तो कहीं ना कहीं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बॉम्बार्डिंग कर देंगे और आपके बिजनेस, इनके बिजनेस में मतलब किसी भी प्रकार का, जो बोलते हैं ना एक तरीके से रेड टेपिज्म, ठीक है, लाल फीताशाही, जिससे उसको नियंत्रण किया जा सकता है, कोई भी कानून लगा के उसका बिजनेस बंद किया जा सकता है। तो ये घबरा के क्या करेगा, ये इसको पैसा ना देके ये देगा फिर बीजेपी को। ठीक है, ये सोचेगा यार मुझे अपना बिजनेस करना है तो मैं करता हूँ 800 करोड़ रुपए तो बीजेपी को दे देता हूँ, ठीक है, और 200 करोड़ रुपए डीएमके को दे देता हूँ, जिससे दोनों पॉलिटिकल पार्टी खुश हो जाए। परंतु डीएमके को जो 1000 करोड़ मिलने वाले थे अब उसको 200 करोड़ ही मिले, तो कहीं ना कहीं इसको तो नुकसान हो रहा है और इसको फायदा हो रहा है। ठीक है, जो पावर में है उसको फायदा हो रहा है, जो नॉन पावर में उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इनसे अब नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी अपना काम करना चाहता है। ठीक है, और ये अगर पैसा नहीं देगा तो इसका कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है अडानी। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए अडानी के बारे में आप जानते होंगे, तो आप जानते हैं कि अडानी को सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले हैं और बीजेपी को इतनी ज़्यादा फंडिंग मिली है, तो कैसे मिली है। ठीक है, आ जाइए अब समझते हैं यहाँ पर आगे इलेक्ट्रल बॉन्ड। अब देखिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये इंट्रोड्यूस किए गए 2017 में। ठीक है, एज एन वे ऑफ फाइनेंशियल बिल के रूप में इन्हें लेकर आया गया और ये इंप्लीमेंट कर दी गई 2018 से। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक रिपोर्ट छापी गई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने रिपोर्ट दी कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं ये एक प्राइमरी सोर्स का काम करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, एक प्राइमरी सोर्स ऑफ डोनेशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो उसकी एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हो गई। अगर ये ही उसको पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, जैसे मान लीजिए जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर्स को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लुभावनी चीज़ें कर सकता है ना, तो कहीं ना कहीं वोटर्स को भी लगेगा ये हम पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, इसको पैसा दे दो, ठीक है, इसको वोट दे दो। तो ये क्या है, अगर अदर पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व खत्म करना हो तो उसकी फंडिंग ही खत्म कर दो। ठीक है, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए, देखिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये कोई भी बैंक इशू कर सकती है? नहीं, इसे कौन, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही इशू किया जा सकता है। और किसमें, 1000 के मल्टीपल में 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, अगर जैसे मान लीजिए एक्स बंदे ने लिए तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं, इनमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। ठीक है, इनको कोई भी परचेज कर सकता है। क्या मैं परचेज कर सकता हूँ? मेरा दोस्त एक अमेरिका में रहता है, वो परचेज कर सकता है। मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ, और जो अमेरिका में रहता है वो नहीं कर सकता, अमेरिकन नहीं कर सकता, अमेरिकन सिटीजन नहीं कर सकता। अगर वो इंडियन है और अमेरिका में रह रहा है तो इन्हें परचेज कर सकता है। ठीक है, तो परचेज बाय इंडियन सिटीजन और एंटिटीज, जो भी व्यवस्थाएं हैं
जो भारतीय संस्थाएं उनके द्वारा इसे खरीदा जा सकता है। कैन बी ब्रॉट इंडिविजुअली, जॉइंटली और अदर इंडिविजुअल, तो इसे व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से अन्य व्यक्तियों के साथ में इसे खरीदा जा सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, 15 दिन की होती है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने 1 नवंबर को खरीदा, 1 नवंबर को कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, तो ये 15 तारीख तक ही वैलिड रहेंगे, 15 नवंबर तक ही वैलिड रहेंगे। उसके बाद में क्या होंगे, लैप्स हो जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, 15 दिन की वैलिडिटी होती है। और इसको जैसे मान लीजिए क्या एसबीआई के अलावा जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, है ना, कोटक महिंद्रा बैंक, क्या ये इशू कर सकते हैं? नहीं, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू किया जा सकता है, इसको अदर बैंक के द्वारा इशू नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से जिस कंट्रोल करने वाली चीज़ है, ठीक है, फंडिंग को कंट्रोल करता है। अगर जैसे मान लीजिए अदर बैंक को भी दे दिया जाता तो कहीं ना कहीं जो वैसे तो ये ट्रांसपेरेंसी भी लाता है कि, पर ये ट्रांसपेरेंसी किसके फेवर में आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आ रही है। अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो फंडिंग नहीं होगी ना कहीं एक तरीके से पार्शलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को आप दे सकते हैं क्या? नहीं, ये उन पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जा सकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है सेक्शन 29A के अंदर, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उन्हीं को दिया जा सकता है। और उनमें भी उनको दिया जाएगा जिन्होंने कम से कम 1% वोट सिक्योर किए हों लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, उसके इलेक्शंस होते हैं, उसमें कम से कम 1% अगर उसने वोट सिक्योर किए हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को ये चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने का हक होता है, ठीक है। ऐसे कोई भी इन बॉन्ड को हक ले नहीं सकती, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी खबर देखते हैं, जीएसटी से है यहाँ पर, ठीक है। तो अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन है वो कितना हो गया, 1.72 लाख करोड़ रुपीज़ का हो गया। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरह रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आ जाइए जीएसटी समझते हैं। देखो जो जीएसटी रेट है ना, जीएसटी को समझने से पहले अपन ने जीएसटी रेट पढ़ी है कि भाई जीएसटी लगा दी, भाई कितनी लगा दी। तो जीएसटी की कुछ रेट हैं जैसे 5% है ना, 12%, 16% और 28%, ठीक है। तो ये 4 रेट हैं, इन 4 रेटों को बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये जो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी कौन कौन सी रेट है। जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि भाई मैं तो 10% जीएसटी देना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या आप 10% जीएसटी देंगे? नहीं, क्योंकि ये जो जीएसटी रेट है इतनी ही आपको देनी पड़ेगी, आप बाउंडेड है, इसके अलावा कोई और जीएसटी नहीं लगाई जाएगी आपसे, ठीक है। तो जीएसटी रेट कौन डिसाइड करता है? ये म्यूचुअली डिसाइड करी जाती है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के द्वारा, ठीक है। तो सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी हो जाएगा, है ना, या इंटीग्रेटेड आईजीएसटी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये रेट का रिकमेंडेशन कौन देता है, ये इनके द्वारा म्यूचुअली डिसाइड करी जाती है और इसको फाइनली नोटिफाई किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। इन रेट्स को कौन फाइनली डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो जीएसटी है, ठीक है, तो ये जीएसटी कैसे इंट्रोड्यूस की गई? वर्ष 2014 के अंदर, 2014 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अच्छे से याद रखें, बिल अलग चीज़ होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हो जाता है। जब बिल पास हो जाता है ना, पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के फाइनेंस साइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो ये कौन से नंबर का था? 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, है ना, जीएसटी का। और बाद में जब ये पास कर दिया गया 2016 के अंदर, ठीक है, तो ये एक्ट बन गया। और एक्ट बनने के बाद इसको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया ये 101 का, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और बिल कौन सा था? 122वां था, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाती है तो ये किस पे? एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज, ठीक है, इस के ऊपर ये कवर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जीएसटी के अंदर क्या कवर होता है? एक तो एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कवर होता है वैट और लग्जरी टैक्स, ठीक है। वैट एंड लग्जरी टैक्स पे स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है जीएसटी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे लगा रही है? एक्साइज एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगा रही है, ठीक है। अब जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी की बात कर रहे हैं तो आईजीएसटी कोई टैक्स नहीं है, ये एक क्या है? ये एक सिस्टम है जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए लाया गया है, ठीक है। तो इट्स नॉट ए
टैक्स बट इट इज सिस्टम टू कोऑर्डिनेट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। ठीक है, आ जाइए अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 246, यहाँ पे याद रखिए 246A। ठीक है, तो ये क्या बात करता है, ये बात करता है जो स्टेट को पावर देता है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज पे SGST लगा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो टैक्स लगाने की पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो कौन से आर्टिकल से मिलती है, आर्टिकल 246A से मिलती है। इसके अलावा यहाँ आ जाइए, अब देखिए जो GST परिषद है, ठीक है, अब जो GST काउंसिल अपन ने पीछे देखा था कि GST परिषद के द्वारा ही टैक्स रेट डिसाइड की जाती है, तो ये आर्टिकल 279 के अंदर एक GST परिषद की स्थापना की जाती है। इसको कौन फॉर्म करता है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसके मेंबर्स जो होते हैं GST काउंसिल के, तो ये क्या है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द स्टेट इज नोन एज द मेंबर ऑफ द GST। ठीक है, तो उन्हें GST काउंसिल का मेंबर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो काउंसिल इज जो काउंसिल के पास पावर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंटर के पास में वोटिंग राइट्स हैं कितने, 1/3 वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है इस काउंसिल को, तो सेंटर के पास में 1/3 वोटिंग राइट्स हैं, स्टेट के पास में 2/3 वोटिंग राइट्स हैं, और जो मेजोरिटी डिसीजन लिया जाएगा वो 3/4 मेजोरिटी के साथ लिया जाएगा। सेंटर स्टेट मिलकर अगर 3/4 वोट फेवर में हो जाते हैं तो उसको अनुमोदित कर दिया जाएगा उस कानून, है ना, उस निर्णय को। आ जाइए, अब देखिए ये जो पॉइंट है ये आपके मेंस में काम आएगा, रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट बाय द GST से क्या रिफॉर्म्स हैं, एक तो क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट हुआ है। ठीक है, पहले क्या था, स्टेट का अलग सेंटर का अलग टैक्स था, अब दोनों मर्ज होने के साथ एक ही देश का एक टैक्स बन गया है, तो जिससे क्या होगा, एक कॉमन मार्केट आपके सामने उभर के आया है ना। मिटिगेटिंग ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है डबल टैक्सेशन, जो एक बार क्या है स्टेट के द्वारा स्टेट में टैक्स दे देंगे आप और फिर आप सेंटर को टैक्स दे देंगे, तो डबल टैक्सेशन से बचने के लिए GST लाया गया है। आपने अगर एक जगह टैक्स दे दिया तो आपको दूसरी जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, GST से आने से टैक्स बर्डन कम हुआ है क्योंकि अब आपको एक ही जगह टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, मेकिंग इंडियन प्रोड्यूस मोर कॉम्पिटिटिव, जो इंडियन गुड्स हैं, इंडियन जो हम प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या है प्राइसेस को और कम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से बेच सकें। ईजियर टू एडमिनिस्टर, ठीक है, GST काउंसिल को एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत आसान बनाया गया है। ठीक है, कोई भी इसको आसानी से समझ सकता है। अब आज ये देखिए नेक्स्ट खबर है, UPSC टाइटन रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस चीफ। ठीक है, तो ये UPSC ने क्या हुआ, जो स्टेट पुलिस चीफ का अपॉइंटमेंट है उसके रूल्स को थोड़ा टाइट किया गया है। क्या किया है, जो स्टेट पुलिस चीफ को क्या बोला जाता है, DGP बोला जाता है, DGP। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोला जाता है। अब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अपॉइंटमेंट के लिए ये रूल लेकर आए हैं। पहला रूल तो ये लेकर आए हैं कि भाई जिस भी ऑफिसर की लास्ट की 6 मंथ की जॉब बची है, ठीक है, 6 मंथ ही बचे हैं, उसी को ही DGP अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, लास्ट के 6 मंथ बचे हैं किसी ऑफिसर के पास, मान लीजिए यहाँ पे वो 30 साल का होने वाला है। ठीक है, तो 30 साल से पहले वो रिटायरमेंट से 6 महीने उसके बचे हैं, तो उसको एज एन DGP अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा, उसको जॉब में 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको DGP अपॉइंट करने के लिए ये दोनों कैटेगरी लेकर आई है। आज ये नेक्स्ट चलते हैं, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन इफ सीवर एयर क्वालिटी, है ना। तो अब क्या है, जो दिल्ली के अंदर अगर सीवर एयर क्वालिटी है तो कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया जा सकता है, ये वाली बात कही गई है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बैन किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दिल्ली के जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो रही है, बहुत ज़्यादा गिर रही है। ठीक है, उसको बचाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है ना CNG ही व्हीकल अलाउ किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, BS6 कंप्लेंट व्हीकल्स को ही अलाउ किया गया। अगर कोई बसेज हैं, कोई कमर्शियल व्हीकल है जो BS6 से नीचे के हैं, जैसे BS4 के, तो उनको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, वो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा कि भाई तुम यहाँ पर चल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, तो जो एयर क्वालिटी है तो इसके कुछ नाम दिए गए कैटेगरी, तो जो एयर क्वालिटी इस कैटेगरी में आ रही है तो उसका क्या नाम है, ये आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो जैसे 0 से 50 अगर एयर क्वालिटी है किसी एयर की, तो हम उसे बोलेंगे गुड, मतलब बहुत अच्छी है, यहाँ पर हवा लेना अच्छा है आपकी सेहत के लिए। ठीक है, 51 से 100 है तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे अगर हवा लेते हैं, सांस लेते हैं तो सेटिस्फाई है, ऐसा कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से लेकर 200 के बीच में है तो एयर कैसी है, मॉडरेट है,
मतलब ना ख़राब है ना अच्छी है, ठीक है। अगर 201 से लेकर 300 के बीच में है तो पुअर है, एयर क्वालिटी ख़राब है, यहाँ पे आप सांस लेंगे तो आपको मतलब परेशानी आ सकती है सांस लेने में, ठीक है। 301 से लेकर 400 है तो वेरी ख़राब है, यहाँ पर आपको लंग से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है, सांस लेने में बीमारी हो सकती है, ठीक है। और 401 से लेकर 500 है तो सीवर कंडीशन है, यहाँ पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाली बात कह रहा है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है आपके यहाँ पर केरलियम, ठीक है। केरलियम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? केरला में फेस्टिवल किया जा रहा है। तो 1 नवंबर से स्टार्ट होता है, 1 नवंबर से स्टार्ट होकर 7 नवंबर तक 7 दिन का फेस्टिवल है, केरला में चलता है। केरला का जो कल्चर है, एनरिच कल्चर है, उसको पॉपुलराइज करने के लिए केरलियम फेस्टिवल लाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। कई बार ऐसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु नाम दे देंगे, फिर आप कन्फ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। पढ़ लेना चाहिए फिर भी एक बार, ठीक है। अब आ जाइए, देखो मालवर मेलिस है ना। तो मालवर मेलिस जो है ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये क्या है? ये एक स्पाईवेयर है। जैसे अपन ने पेगासस के बारे में पढ़ा, पेगासस क्या है? स्पाईवेयर है, आपके डेटा में घुस जाता है। ऐसे ही ये क्या है? मालवेयर मेलिस भी आपके जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइस हो गए, फ़ोन्स हो गए, ठीक है, उनको टैपिंग करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपके जैसे नेविगेशन, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन एक्सेस करना, और आपके जो माइक्रोफोन्स होते हैं उनको एक्सेस करना, कैमरे को एक्सेस करना, तो उसके लिए ये मालवेयर बनाया गया है। तो मालवेयर क्या होते हैं? हमें एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, मालवेयर मेलिस क्या है? मेलिस एक स्पाईवेयर है ना। तो मालवेयर क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो मालवेयर क्या है? एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। तो ये क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में, जो आप प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में घुस के आपके कंप्यूटर को हैक करने के काम आते हैं। उसको अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग मालवेयर का अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे मेलिस एक स्पाईवेयर है, तो ये आपकी ताक झांक करने के काम आएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ देता हूँ। दिस इज अ प्रोग्राम और फाइल दैट इज हार्मफुल टू कंप्यूटर यूजर, ठीक है। मालवेयर इज एन अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि बंच ऑफ सॉफ्टवेयर आएंगे, ठीक है। तो जैसे रैंसमवेयर, अब रैंसमवेयर भी क्या एक मालवेयर है। तो इसका काम क्या होता है रैंसमवेयर का? कि आपके जो डेटा है उसको हैक कर लेना, उसको कैप्चर कर लेना, उसको ले लेना, फिर उसके बाद में आपसे डिमांड की जाती है पैसों की। उसके लिए अगर मान लीजिए आपसे डिमांड की गई है पैसों की, आपसे रैंसम मांगा गया है कि आपको अगर आपका डेटा वापस चाहिए तो आप हमें इतने पैसे दीजिए, तो उसे रैंसमवेयर बोल देते हैं। कंप्यूटर वायरस, जो वायरसेस कंप्यूटर के अंदर आपके किसी प्रोग्राम में घुस जाते हैं और उसके बाद में अपनी रेप्लिकेट्स बनाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं, है ना, आपके प्रोग्राम पर। उसे कंप्यूटर वायरस बोला जाता है। वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है ना। वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स एक जो रिप्लिकेटिंग फाइल्स होती हैं, ये है ना, ये आपके सिस्टम में घुस जाती हैं और आपके सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी फाइल्स हैं उनको खाने का काम करती है ना, ईट कर, मतलब उन पर कब्जा कर लेती हैं। जैसे ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक इस तरीके का प्रोग्राम होता है, इस तरह की फाइल होती है जो देखने में तो लगता है कि ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, परंतु अंदर से क्या होता है, अंदर से इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैलिशियस वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में घुस के आपकी फाइल्स को डैमेज कर सकते हैं, आपके डेटा को करप्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर का काम क्या होता है? स्पाईवेयर का काम होता है ताक झांक करना। ये सब मालवेयर हैं, ठीक है। जैसे एडवेयर हो गया। एडवेयर क्या हो गया? एडवेयर इस तरीके का मालवेयर होता है, जैसे ही आपके कंप्यूटर में जाएगा ये आपको अननेसेसरी ऐड दिखाने लगेगा। आप वो ऐड देखना ही नहीं चाहते, आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप गूगल खोल रहे हैं और आप उधर से ऐड की भरमार आ रही है, ऐड की बोम्बार्डिंग हो जा रही है, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं तब भी वो ऐड आपको देखना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। तो ये एडवेयर करता है इस तरह का काम, ठीक है। आपके कंट्रोल खो जाता है और एडवेयर अपना कंट्रोल ले लेता है, ठीक है, और वो ज़बरदस्ती आपको वो ऐड दिखाता है, आप क्लिक करते रह जाते हैं, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर जो आपके डेटा को ताक झांक करता है। वायरसेस अभी बताएं। स्पैम, अब स्पैम क्या होता है? स्पैम जैसे मान लीजिए आपने ईमेल खोला और जो मेल नहीं चाहते हैं वो ज़बरदस्ती की ईमेल आपके मेल में आए जा रहे हैं, तो उन्हें स्पैम बोला जाता है, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं तब भी ये आपके ज़बरदस्ती आपको दिखाई जा रहे हैं, आपकी ईमेल की बॉम्बार्डिंग कर दी जा रही है। इस तरह की ईमेल भेजा रहा है कि आपने कोका कोला फर्म में 1 लाख करोड़ रुपए का प्राइज जीता है, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं तब भी आ रहा है, ठीक है। वॉर्म्स हमने ऊपर देखा, ट्रोजन हॉर्स देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है? सब मालवेयर्स हैं। मालवेयर्स मतलब ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर में घुस के आपके डेटा को अनएथिकली, इलीगली हैक करने का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है अंडरस्टैंडिंग द यूएस इजराइल रिलेशन, ठीक है। तो जो यूएस इजराइल के रिलेशन है ये आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, इनको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो सबसे पहले इजराइल को एज एन ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया था यूएसए के ही द्वारा। कब किया गया था? 1948 के अंदर यूएसए ने कहा था कि इजराइल एक कंट्री है, ठीक है। तो सबसे पहले एज एन ए कंट्री किसने रिकॉग्नाइज किया था? इजराइल को यूएस ने ही रिकॉग्नाइज किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ना यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा तो आप कितने इनके रिलेशन पढ़ते रहे, जब मान लीजिए
यूएस ने इसको रिकॉग्नाइज कर ही दिया है, तो यूएस इसके फेवर में हर एक काम करेगा। कहीं भी वीटो करना होगा इसके फेवर में करेगा, कहीं कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करनी होगी इसके साथ करेगा, कोई कॉर्पोरेशन करना का इसके साथ करेगा, इसराइल के साथ। इसराइल को हर तरीके से बेनिफिट देगा, फंडिंग देगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से जो यूएसएसआर था, ठीक है, जो यूएसएसआर बाद में डिवाइड होकर रशिया बन गया, तो उसके अगेंस्ट में यूएस का सपोर्ट करना, यूएस को अपने फेवर में लेना था, ठीक है, कोई ना कोई कंट्रीज चाहिए ही थी, तो उसने इजराइल को सपोर्ट कर दिया कि इजराइल को सपोर्ट करते थे, इजराइल अपने साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि इजराइल क्या है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था, ठीक है, इजराइल इज ग्रोइंग एट द टाइम। हाँ जी, आगे चलता है। देखिए बांग्ला, यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट खबर है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रीजनल पोस्ट है, वो किसको जा रही है, बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उनकी डॉटर को जा रही है। उनकी डॉटर का नाम है साइना वाजिद, ठीक है, वो साइना सीमा, साइमा SAIMA, साइमा वाजिद, ठीक है, ये थोड़ा नाम याद रख लें, साइमा वाजिद। इनको क्या है, ये WHO रीजनल पोस्ट इन्होंने जीत ली है, ठीक है, किसको हरा के, जो नेपाल के थे उनको हरा कर इन्होंने जीती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये नाम तो पूछा जा सकता है, किसको हरा के पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, परंतु उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने हराया है शंभू आचार्य, ठीक है, नेपाल के शंभू आचार्य को इन्होंने ये पोस्ट हरा के साइमा वजीद नाम याद रख लें। ये किसकी हैं, ये बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनकी डॉटर है। इन्होंने ये रीजनल पोस्ट, डायरेक्टर की जो पोस्ट है, अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं पहले अपन थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आप समझें। अब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जो रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए कार्य करती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर है। जेनेवा में कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये थोड़ी सी बातें हैं WHO, उससे याद रख सकते हैं। अब इसकी क्या है, 6 रीजनल ऑफिस हैं, 150 कंट्रीज के अंदर इसके ऑफिस काम करता है, ठीक है। अभी जो इसके हेड हैं अभी टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस, ठीक है, ये इसके हेड है, नाम याद रख लीजिए, टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस इसके हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। तो जो रीजनल पोस्ट हैं, रीजनल 6 ऑफिस हैं इसके पूरे दुनिया भर में, है ना। तो जो ये रीजनल 6 ऑफिस हैं, उसमें से जो साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की जो पोस्ट है उसकी डायरेक्टर बनी है वो, ठीक है। तो इसमें रीजनल पोस्ट की हेड बनाई गई हैं, कौन बनी है, बांग्लादेश की शेख हसीना की बेटी है साइमा वजीद, ठीक है, ये थोड़ा नाम याद रख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो जो 6 रीजनल ऑफिसेस हैं दुनिया भर में कहाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अफ्रीका का हेडक्वार्टर है ब्रेज़ाविली, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। अब रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहाँ यहाँ पड़ता है, और ब्रेज़ाविली ये रहा इस जगह पर, ठीक है। तो ब्रेज़ाविली ये हेडक्वार्टर है अफ्रीका, WHO की जो रीजनल ऑफिस है अफ्रीका के अंदर, उसका हेडक्वार्टर ब्रेज़ाविली रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर है। और ये जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका WHO का जो रीजनल कवर करता है अफ्रीका में, वो इस एरिया को कवर करता है, ठीक है। अब आ जाइए उसके अलावा वेस्ट पैसिफिक की बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर, मनीला फिलीपींस। अब वेस्ट पैसिफिक ये वाला हो गया, ये चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। तो ये वेस्ट पैसिफिक आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस के अंदर है। और फिलीपींस कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, फिलीपींस के अंदर यहाँ पर इसकी वेस्ट पैसिफिक की मनीला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ईस्ट मेडिटेरियन हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट के अंदर है। अब ये येलो में आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ये वाला, ये ईस्ट मेडिटेरियन वाला इसका हेड वो हो जाएगा, ठीक है, रीजनल सेंटर हो जाएगा WHO का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कायरो इजिप्ट के अंदर है, कायरो इजिप्ट ये रहा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कायरो इजिप्ट। इसके अलावा यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर है इसका, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये पिंक कलर में आपको दिख रहा है ऊपर का, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा यूरोप जो रीजनल ऑफिस है WHO का, वो यूरोप के अंदर यहाँ पर है, कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर, ठीक है। कोपेनहेगन यहाँ पर है, डेनमार्क ये रहा, ठीक है। और उसके अलावा जो अमेरिका है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA के अंदर है। और अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीट होता है। इसके अलावा तो क्या है, ये पूरा ही है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसके अंदर कनाडा है ना, मैक्सिको, ये सारी कंट्रीज कवर होती हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं WHO के 6 रीजनल ऑफिस हो गए, जहाँ से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जो अमेरिका का हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC USA के अंदर है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर में हुई थी? 1946 के अंदर, 1947 में, 1945 में, 1948 में। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहे, अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।